सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है, 8:15 हो गए हैं मुझे रिकॉर्ड करते हुए। अभी शायद 10 बजे तक जो है रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड करूँगा। पर थीम बहुत अच्छी थी, आज की साइंटिफिक थीम थी, तो इस एडिटोरियल को लेना लाजमी था। श्योर पावर इसका टाइटल है, सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, सौर ऊर्जा के ऊपर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अपने पेन और अपनी नोटबुक को अपने हाथ में रखें। बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इस एडिटोरियल के दौरान आप मेरे साथ सीखेंगे, है ना। एक लाइक देना वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना, ताकि आपको हर रोज इन वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके, है ना। चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहा श्योर है पावर। पावर तो आप जानते हैं, ऊर्जा, ताकत। श्योर का क्या मतलब है? ऐसी पावर है जो सब चीज़ों को श्योर कर देगी। ऐसी पावर है जो हमारे फ्यूचर की की है, जिस पे हमारा पूरा फ्यूचर टिका हुआ है ना। सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, कह रहा है श्योर पावर है ये। श्योर पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है ना, इसलिए श्योर है, पक्की है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, इसके टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा। कह रहा है इंडिया सोलर स्ट्रेटजी should look at tapping the best globally to make locally। कह रहे हैं इंडिया की जो सोलर स्ट्रेटजी है, देखो इसको सोलार भी बोलते हैं, सोलर भी बोलते हैं, आप दोनों में से जो मर्जी बोलना चाहें, आप प्रोनाउंस कैसे मर्जी कर सकते हैं। कह रहे हैं इंडिया की जो सोलर या सोलार स्ट्रेटजी है ना, सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो रणनीति है, उसको लुक करना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा भाई, किसकी तरफ? टैप करने की तरफ, फ़ायदा उठाने की तरफ, द बेस्ट का, सबसे बेहतरीन का, ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? हम दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट टेक्नोलॉजी को लुक करें, उसको देखें, उसको जो है अपने देश में लेकर के आएँ। अच्छा, इस काम को करना क्यों है? कह रहे टू मेक लोकली, अपने यहाँ लोकली इस चीज़ को मेक करने के लिए। अगर इंडिया को बेहतरीन बनना है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बनना है, सोलर एनर्जी को अच्छे से टैप करना है, लोकल जो है इसकी प्रोडक्शन करनी है, तो बेस्ट चीज़ों को ग्लोबल देखना पड़ेगा पूरी दुनिया में, और उनको अपने यहाँ अडॉप्ट करना पड़ेगा। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है ग्रीन के अंदर इंडिया सोलर स्ट्रेटजी, इसकी वर्ब है शुड लुक। शुड, वुड, कुड, मे, माइट, विल, है ना, सबकी सब होती हैं मॉडल वर्ब्स। इनके बाद में वर्ब का बे इन्फिनेटिव आएगा। इसको अगर आप याद रखते हैं ना, तो 1-2 मार्क्स आपको हर एग्जाम में दे जाता है, ये वाला रूल, है ना। इसीलिए मैं बार बार इसको आपको करवाता भी हूँ रिवाइज। बिगिनर लोग अक्सर ये गलती करते हैं, स्ट्रेटजी को देख करके समझेंगे, सर यहाँ पे लुक्स लगा देते हैं क्योंकि स्ट्रेटजी इज ए सिंगुलर नाउन, है ना। बात भी सही है, पर मॉडल क्या बोलती है मेरे बाद में, ये तो तुम लुक और लुक्स वाला जो करते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चक्कर चलाते हो, मेरे बाद वो चक्कर नहीं चलेगा। अगर मैं लग गई तो मेरे बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बिना एस या एस के। तो एक स्ट्रेटजी हो चाहे 1000 स्ट्रेटजी हो, यहाँ पे तो शुड लुक ही आएगा, शुड लुक से कभी नहीं आएगा, है ना। अब देखने वाली चीज़ ये है, पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब मैंने ग्रीन और पिंक में मार्क किया हुआ हर रोज़ की तरह। आप नए हो तो मैं आपको बता दूँ, ये आपकी इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी है। जो लोग पुराने हैं वो इस चीज़ का मोल जानते हैं। आप सब्जेक्ट वो पकड़ना सीख जाओ, आप जो 6 महीने में नहीं कर पाए 10 दिनों में करने लगेंगे। अब देखो, एक आपसे छोटा सा मेरा सवाल है, टैप करना मतलब यूटिलाइज करना। आप दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैं एरर नहीं बोलूँगा, एक्चुअली में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है ना। दोनों आप जो है सेंटेंसेस को मुझे इंप्रूव करके बताएं, कैसे, किस वर्ड को मैंने गलत तरीके से यूज़ किया है। सभी कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम में भी तो करोगे ना, यहीं से शुरू करो आज से। दोनों के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैसे इंप्रूव करोगे अगर आपको ये दिया जाए तो। चलो, हम हिंदी मीडियम वाले गलती ये करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में पकड़ लेते हैं और उनका ट्रांसलेशन करने लगते हैं सीधे सीधे। टैप का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, पर इंग्लिश के अंदर शब्दों की तासीर होती है ना, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा वर्ड नेगेटिव है। तो टैप का मतलब होता है यूटिलाइज करना, तो ठीक है, पर इन ए पॉजिटिव वे। अच्छा सर, किसी का गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो एक्सप्लॉइट, समझ गए ना। तो इस्तेमाल करने को टैप भी कहते हैं, इस्तेमाल करने को यूटिलाइज करना भी कहते हैं, जो इस्तेमाल करने को एक्सप्लॉइट करना भी कहते हैं। पर यूटिलाइज एक न्यूट्रल वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है, टैप एक पॉजिटिव वर्ड है, और एक्सप्लॉइट एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ना, दोनों सेंटेंस गलत हैं। द नेचर हैज़ रिटेलिएटेड इन रिस्पॉन्स टू इनडिस्क्रिमिनेटेड टैपिंग ऑफ इट्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन। नेचर ने, प्रकृति ने रिटेलिएट कर दिया है, मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, बदले में, इन रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में, जो अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल होता है इसके रिसोर्सेज का ह्यूमन के द्वारा, उसके कारण, है ना। अब टैप तो होता है एक पॉजिटिव वे के अंदर इस्तेमाल,
पर ह्यूमन तो गलत वे में इस्तेमाल करता है और प्रकृति आपको गलत वे में इस्तेमाल करने के कारण ही रिटालिएट कर रही है। तो टैपिंग वर्ड जो है ना, टैपिंग वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ गलत यूज हुआ है, मुझे लिखना चाहिए एक्सप्लॉइटिंग, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटिंग ऑफ इट्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन, है ना। वैसे ही वी नीड टू एक्सप्लॉइट द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द अपकमिंग फ्यूचर। हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है बहुत बड़ी पोटेंशियल को, रिन्यूएबल एनर्जी की, ऐसी एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सकता है, कहाँ, अपकमिंग फ्यूचर में। अब यहाँ पे पॉजिटिव वे में हमें इस्तेमाल करना है, इस पोटेंशियल को टैप करना है, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं, टैप, समझ गए। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ। वर्ड को समझने से, खाली उसका ट्रांसलेट करने से आपका काम नहीं चलेगा। वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान देना है। टैप और एक्सप्लॉइट के एग्जाम्पल से देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट मैं हर लाइन से निकालूंगा ना, कोशिश करते रहना जवाब देने की। समरी ये है कि इंडिया ने, मोदी साहब ने अभी रिजॉल्व ले लिया है, एक संकल्प ले लिया है कि हम जो है वो सोलर एनर्जी को एवरीडे लाइफ के अंदर इंक्लूड करेंगे, है ना। हम सोलर प्लांट्स लगाएंगे, अपनी डिपेंडेंस को कोल पे और पेट्रोलियम पे कम करेंगे। एडिटोरियल क्या करे, इट्स अ गुड थिंग। करे आपने जो सोचा ये आपको बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, और अगर आपने अब सोचा है ना तो अब आपके पास बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। कोविड आने के बाद आप एनर्जी को फिर से अच्छे तरीके से यूज़ करके सोलर एनर्जी को अपनी इकोनॉमी को भी पटरी पे ला सकते हो और वर्ल्ड लीडरशिप में भी अपनी दुनिया में अपना जो है नाम रख सकते हो इंडिया का, अगर आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हो और पूरे ध्यान के साथ सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हो। तो बस गवर्नमेंट को नसीहतें दे रहा है कि आप अच्छे तरीके से इस तरीके से सोलर एनर्जी को इंपोर्ट करें, जैसे चाइना ने किया है 20 साल पहले। आप उससे भी आगे निकल सकते हैं अगर आप ठीक तरीके से काम करें। समरी की कोशिश करें, इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की, इंग्लिश में 6 से 8 सेंटेंसेस में। आज की टोन है डिडक्टिक और टेक्निकल। टेक्निकल इसलिए बार बार टेक्निकल चीज़ों यूज़ करेगा, सिलिकॉन सेल क्या होता है ना, डायोड क्या होता है, ये सब चीज़ें, ट्रांजिस्टर आएंगे, है ना, टेक्निकल। और डिडक्टिक इसलिए क्योंकि बार बार आपको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेगा कि आपको पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इसको कहते हैं डिडक्टिक टोन, है ना। चलो दोनों टोन्स ध्यान रखें। चलिए शुरू कर रहे हैं। कह रहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी stated resolve to tap the energy of the sun to substantially power the economy and everyday life is to be welcomed because it could help chart a green deal for the future। कह रहा मोदी साहब का जो स्टेटेड रिजॉल्व है, मोदी साहब का सबके सामने स्टेट किया हुआ, ऐलान किया हुआ जो संकल्प है, रिजॉल्व मतलब संकल्प, स्टेटेड मतलब जिसको स्टेट किया गया हो, ऐलान किया गया हो। कह रहे मोदी साहब का जो ये संकल्प है ना, जो रिजॉल्व है, और किस चीज़ की, इस्तेमाल में लेने की, टैप करने की अच्छे तरीके से। किसको भाई, ताकत को, एनर्जी को, किसकी, सन को। अच्छा किस काम के लिए, अच्छे तरीके से, मोटे तौर पे, सब्सटेंशली पावर करने के लिए। भाई किसको पावर करना है, पूरी अर्थव्यवस्था को। अच्छा और किसको, एवरीडे लाइफ को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को। कह रहे मोदी साहब का जो रिजॉल्व है ना, अब इसकी वो बाकी इस, ये जो मोदी साहब का रिजॉल्व है, इज़ टू बी वेलकम्ड, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, है ना। इसका वेलकम हमें सभी को अपने दिल से वॉलंटरली करना चाहिए। कह रहा क्यों, बिकॉज इट कुड हेल्प चार्ट ए ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर। ये हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है चार्ट करने में, बनाने में, ड्रॉ करने में एक ग्रीन डील को, एक हरी भरी डील को फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए। सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर की वोकैबुलरी, फिर ग्रामर में आएंगे। मोदी साहब का जो रिजॉल्व है, ये इस्तेमाल में लेंगे अच्छे तरीके से सूरज की एनर्जी को, ताकि सब्सटेंशली अच्छे तरीके से पावर कर पाएँ इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था में जान फूंक पाएँ और एवरीडे लाइफ के अंदर, है ना। कह रहा है ये रिजॉल्व वास्तव में वेलकम किया जाना चाहिए, इज़ टू बी वेलकम्ड, क्योंकि ये हेल्प कर सकता है हमें बनाने में ऐसी ग्रीन डील को, एक ऐसे बड़े हरे भरे पर्यावरण को फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स पे आते हैं, ग्रामर पे आते हैं। ग्रीन डील क्या होती है, ऐसी डील, ऐसा समझौता जो फ्यूचर आपका ग्रीन रखे, आपको पैसा भी दिलाए, एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखे, है ना। इस तरीके से इस वर्ड को समझे, ऐसी डील है जिसमें एनवायरनमेंट जो है आगे सेफ रहने वाला है, ग्रीन डील। अच्छा सब्सटेंशली आप जानेंगे ना, जिसमें सब्सटेंस हो, इंपॉर्टेंट हो, मोटे तौर पे हो, लार्जली हो, उसको कहते हैं सब्सटेंशली। ये इज़ टू बी वेलकम क्या है, आपको मैंने एक साल तो नहीं हुए, 7-8 महीने हो गए इस वीडियो को करवाया था, इज़ टू M2R2। इस वीडियो को मैं यहाँ डाल भी देता हूँ अभी, है ना, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो देख लेना, उसको मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको, है ना। इज़ टू M2R2 बताते हैं किसी काम के लिए आपका वॉलेंटरी एक्शन, आपकी अपने मन से किसी काम को करने की इच्छा दिखाते हैं आप इज़ टू M2R2 से। ही इज़ टू प्ले द मैच, वो मैच खेलने वाला है। अब देखो वो मैच खेलने वाला क्यों खेलने वाला है, उसको किसी ने क्या गोली मारी है क्या, किसी ने उसको धक्का किया है क्या,
नहीं, उसने अपनी इच्छा से मैच को खेलने का प्लान बनाया है। ही इज़ टू प्ले द मैच क्या है, देयर इज अ वॉलंटरी एक्शन, वो चाहता है वो मैच खेले, ही वॉन्ट्स टू प्ले द मैच भी आप ऐसा उसको बोल सकते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा है बीच में आप गोइंग फिट कर दें, गोइंग लगा नहीं हुआ उसको मान लें, ही इज़ गोइंग टू प्ले द मैच। अब इस शब्द को ना अच्छे से समझ सकते हैं, वो मैच खेलने वाला है। अच्छा, द मैच इज़ टू बी प्लेड बाय हिम, इसको मैंने पैसिव में डाल दिया, पैसिव में डाल दी मैंने टू बी प्लेड, है ना, पैसिव इन्फिनेटिव को यूज़ किया है, इस टू के बाद में बी प्लेड लिख दिया। तो पैसिव के अंदर भी यही मतलब है, मैच खेला जाएगा उसके द्वारा, है ना, वो मैच खेलने वाला है। तो इस टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसका काम होता है वॉलंटरी एक्शन। कुछ लोगों का सवाल होता है सर मान लो यहाँ पे इस टू ना होता, मान लो यहाँ पे हैज़ टू होता, तो दोनों में फ़र्क क्या है। हैज़ टू का मतलब है उसको खेलना पड़ेगा, नहीं खेला तो उसको टीम से बाहर कर देंगे, नहीं खेला तो वो उसका करियर खत्म हो जाएगा। हैज़ टू का मतलब है कंपल्शन, इज टू एम टू आर टू का मतलब है वॉलंटरी एक्शन। द मैच हैज़ टू बी प्लेड, अगर ऐसा होता तो मैच को खेलना ही पड़ेगा उसके द्वारा, अगर उसने नहीं खेला तो मैच हो ही नहीं सकता, है ना। तो इज टू एम टू आर टू और हैज़ टू हैव टू में इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। बस यहाँ पे भी वही हुआ है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए हमारे द्वारा हमारे वॉलंटरी एक्शन से। देखो जब तक इन चीज़ों को लॉजिक के साथ नहीं समझोगे, रट्टा नहीं मारने से काम चलेगा, ऐसे इस टू को देख के ना समझें, इसको समझे क्यों लगाया गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुड प्लस में हेल्प लिखा हुआ है, ये जो हेल्प वर्ब है ना, इसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का टू इन्फिनेटिव दोनों लगा सकते हो। इट हेल्प्ड सॉल्व द क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प की, हेल्प्ड सॉल्व, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट हेल्प्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, दोनों बात एक ही है, पर प्रीफर करेंगे आप बिना टू वाली स्ट्रक्चर को, इट हेल्प्ड सॉल्व द प्रॉब्लम। शी ऑफर्ड टू हेल्प क्लीन द हाउस, उसने ऑफर किया घर को साफ करने के लिए, ऑफर्ड टू हेल्प, आगे क्या रहा है, क्लीन द हाउस। इसको आप टू क्लीन भी लिख सकते हो पर अटपटा लगेगा, शी ऑफर्ड टू हेल्प टू क्लीन द हाउस। कोशिश करेंगे आप टू इन्फिनेटिव को हेल्प के बाद यूज ना करें, ग्रामेटिकली सही होता है पर आपको कंटेक्चुअली देखना है, इसके बाद में नहीं लगाना है। बढ़े आगे, चलो कह रहे ही रीस्टेटेड द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर फॉर एनर्जी एज अ path for self-reliant industrialization at the inauguration of a 750 megawatt photovoltaic project at रेवा in मध्य प्रदेश लास्ट वीक। कह रहा है उसने रीस्टेट कर दिया, किसने भाई, ही ने। ही कौन है, मोदी जी। इंडिया चाइना की बात नहीं हो रही, कह रहे मोदी जी ने फिर से दोहरा दिया उस केस को, उस नीड को, केस मैंने आपको बताया होगा फिर से बताऊंगा अभी, उस ज़रूरत को दोहरा दिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिलायंस की, डिपेंडेंस की, निर्भरता की, और किस पे, सौर ऊर्जा पे, सोलर पावर पे। तो उन्होंने फिर से दोहराया कि हमें बहुत ज़रूरत है सोलर पावर पे हम डिपेंड हों, पेट्रोलियम और कोयले को छोड़ के। और किस काम के लिए भाई, फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए। अच्छा किस लिए, एक पाथ के तौर पे, एक रास्ते के तौर पे, किस चीज़ का रास्ता, खुद की आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंट का, और इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन का, है ना, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और कहाँ पे रीस्टेट किया उन्होंने, कहाँ पे इस बात को दोहराया, एट द इनाग्रेशन ऑफ 750 मेगावाट फोटोवोल्टानिक प्रोजेक्ट इन रेवा। तो यहाँ पे एट रेवा में जो फोटोवोल्टानिक प्रोजेक्ट हो रहा था उसके इनॉग्रेशन के वक्त, उसका फीता काटते हुए उसकी शुरुआत के वक्त। और ये रेवा कहाँ था भाई, मध्य प्रदेश में लास्ट वीक, पिछले वीक, समझ गए ना। तो ये मध्य प्रदेश में रेवा में गए होंगे, एमपी में पिछले वीक, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया बड़ी ज़रूरत है हमें इस तरह के काम को करने की, अपनी सोलर पावर पर डिपेंडेंस को बढ़ाने की, है ना। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, केस, केस तो आप जानते ही हैं, अ केस फॉर समथिंग, आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताया था। जब भी आप अ केस फॉर समथिंग देखें ना तो उसका मतलब होता है अ नीड फॉर समथिंग। तो उन्होंने रीस्टेट किया केस को नहीं, एक्चुअल में एक नीड को, एक जरूरत को, ग्रेटर रिलायंस की। रिलायंस धीरू भाई अंबानी की जो कंपनी थी, मुकेश अंबानी की, उसका मतलब क्या होता है, डिपेंडेंस। रिलाई वर्ब से रिलायंस बना है, वैसे डिपेंड वर्ब से डिपेंडेंस बना है। रिलाई और डिपेंड एक दूसरे के सिनोनिम है। इनॉग्रेशन होता है किसी चीज़ का फीता काटना, कमेंसमेंट करना, स्टार्टिंग करना, इनिशिएशन करना, है ना, इनॉग्रेशन। बढ़े आगे, कह रहा बट एज द वर्ड रिकॉग्नाइज, एज ही वुड रिकॉग्नाइज द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट डिलीवर्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ क्वालिटी फोटोवोल्टेनिक सेल्स मॉड्यूल्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स इज लॉन्ग इन द ट्रूथ। कह रहा लेकिन जैसा कि वो भी रियलाइज करते होंगे, ही वुड रियलाइज। देखो ये वुड है ना, मैं आपको करवाऊंगा किसी दिन, इसके 4-5 यूज होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी, बहुत थोड़ी सी पॉसिबिलिटी। कह रहा है जैसे कि पॉसिबिलिटी भी है उसके रियलाइज़ करने की, इस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज करते होंगे, इस चीज़ को पहचानते होंगे। अच्छा किसको, जो विचार है, आइडिया है, किस चीज़ का,
बनाने का एक डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री? जो कि डिलीवर करती है, जो कि ला करके देती है। अच्छा, किस चीज़ को? लगातार बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग होते हुए वॉल्यूम को, किस चीज़ के भाई? क्वालिटी फोटोवोल्टेनिक सेल्स के। फोटोवोल्टेनिक सेल्स के ऊपर सोलर एनर्जी बेस्ड है, तो क्वालिटी सोलर पैनल को है ना, फोटोवोल्टेनिक सेल मतलब सोलर पैनल समझ लो। तो कह रहे जैसा कि वो भी रियलाइज करते होंगे कि ये जो आइडिया है ना, जो कि डिलीवर करने का है, किस चीज़ को? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाने का, जो कि डिलीवर कर सके ऐसे सेल्स को, मॉड्यूल्स को और इनसे जुड़े हुए इक्विपमेंट को। कह रहे ये जो आइडिया है ना, इज लॉन्ग इन द टूथ। ये एक ऐसा आइडिया है जो बहुत ही पुराना है, एंटीक है, एंटीक्वेटेड है, आर्केइक है, क्वाइट ओल्ड है। तो ऐसा वो भी रियलाइज़ करते होंगे कि आज की बात नहीं है, आपसे पहले 20 प्राइम मिनिस्टर, 15 प्राइम मिनिस्टर आकर भी यही बात करके गए हैं, सोलर एनर्जी को हम बूस्ट करेंगे। अब देख लो सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे। वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, रिकॉग्नाइज। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब है बहुत पुराना। ये एक इडियम है। ये कहाँ से बनी थी? घोड़ा जैसे जैसे पुराना होता है, उसका गम्स, उसके मसूड़े छोटे होते जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या? मसूड़े छोटे छोटे होते हैं, दांत उतना ही रहता है, तो वो लॉन्ग इन द टूथ होता रहता है ना। उसके दांत जो है आपको लंबे लगते रहेंगे जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा। तो लॉन्ग इन द टूथ जो हमने वहाँ से इडियम निकाल ली। क्वाइट ओल्ड कोई चीज़ होती है, एंटीक्वेटेड होती है, पुरानी होती है, आर्काइक होती है, जैसे कि ये आइडिया है। बड़े आगे एक देखने वाला वर्ड है इक्विपमेंट, अपरेटस। इक्विपमेंट और अपरेटस दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप प्लूरली जनरली यूज़ नहीं करते हैं। चाहे कितने भी इक्विपमेंट हो, चाहे कितने भी अपरेटस हो, आप सब उनके लिए इक्विपमेंट लगा दें बिना एस के। कह रहे इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स is about 35 gigawatts and its projected addition of capacity until 2024 in a COVID-19 affected future is estimated by the industry to be the order of 50 गीगावाट। कह रहा है इंडिया का इंस्टॉल जो बेस है ना, अभी जो इंडिया का आधार है जिसमें इंस्टॉल कर रखा है इंडिया ने इन फोटोवोल्टेनिक सेल्स को, किसका? इस ग्रीन पावर सोर्स का, इस हरे रंग की पावर के सोर्स का। ग्रीन पावर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है जो प्रदूषण को कम फैलाती है। कह रहे इंडिया का जो इंस्टॉल्ड बेस है ना, वो है लगभग 35 गीगावाट का। और इसकी जो प्रोजेक्टेड एडिशन है, ऐसी बढ़त है एडिशन जो इसने प्रोजेक्ट कर रखा है कि मैं करने ही वाला हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर में करूँगा। और किसका एडिशन है? कैपेसिटी का। कब तक? 2024 तक। और कहाँ पे? कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर में, ऐसे फ्यूचर में जो कोविड-19 से प्रभावित है। कह रहे जो एडिशन है ना, ये एस्टिमेटेड किया गया है इंडस्ट्री के द्वारा, ऑर्डर का इस लेवल का, और वो लेवल है 50 गीगावाट का। तो इंडिया अभी 35 गीगावाट लेके बैठा है और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कहते हैं कोविड के बाद में 2024 तक इंडिया 35 का 50 कर डालेगा। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वो पकड़ा, बड़ा ईजी है। इंस्टॉल्ड बेस इज अबाउट 35 गीगावाट। प्रोजेक्टेड एडिशन is estimated by industry experts of the order of is equal to of the level of, है ना। order का मतलब यहाँ पे हो जाएगा level, है ना। चलो, कह रहा viewed against the goals set 5 years ago for the Paris Agreement on climate of installing 100 gigawatt of solar power by 2022 there could be a sharp deficit। देखे जाने पर, viewed का मतलब है देखे जाने पर, व्यू किए जाने पे। किसके खिलाफ भाई? किसके सामने? सामने उन गोल्स के जो कि सेट किए गए थे 5 साल पहले। अच्छा, किसके लिए? पेरिस एग्रीमेंट के लिए, क्लाइमेट पे, है ना। जो क्लाइमेट पे पेरिस का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो गोल्स को रखा गया था, कह रहा उनको देखे जाने पे। अच्छा, गोल्स किस चीज़ के थे? ऑफ लगा के बताएगा। इंस्टॉल करने के थे 100 गीगावाट को सोलर पावर के अंदर 2022 तक, है ना, बाय 2022। कह रहा ऐसा इसको देखे जाने पे, कह रहे देयर कुड भी, वहाँ हो सकती है अ शार्प डेफिसिट, एक बहुत ज़्यादा कमी। तो हमने वादा किया था पेरिस के अंदर 100 गीगावाट बनाएंगे, पर कोविड और बैड प्लानिंग के कारण आज की डेट में हम 50 गीगावाट 2022 नहीं 2024 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा आज की डेट में कंडीशन है। सेंटेंस को समझ गए? सेंटेंस में देखने वाला वर्ड है डेफिसिट, कमी, शॉर्टेज, लेक्यूना, इनएफिशिएंसी। यार इनएफिशिएंसी गलत लिख दिया मैंने, इनसफिशिएंसी, है ना। आज क्या? इनएडिक्वेसी। आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो उल्टे सीधे मैंने वर्ड डाल दिए शायद, है ना। एडिक्वेसी, QUACY। चलो ठीक है ना। तो सारे के सारे डेफिसिट के हैं सिनोनिम्स, इनको अच्छे से पकड़ना। सिनोनिम एंटोनिम दिमाग में आपको साथ में लेकर के चलने हैं, है ना। चलो, करेक्ट। कंबाइंड विद लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर एंड हैवी रिलायंस ऑन चाइना, हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी। कह रहे जुगलबंदी में कंबाइन करना जानते हो ना, दो चीज़ों को मिला देना। कह रहे मिला देने पर, जुगलबंदी कर देने पर कम डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, है ना, हमारी सिर्फ और सिर्फ
3 गीगावाट वाट के सेल हम जो है पूरे साल के अंदर बना पाते हैं, है ना। तो कह रहा है इसकी जुगलबंदी के अंदर भाई किसके साथ, हैवी रिलायंस के साथ, बहुत ही बड़ी निर्भरता के साथ, डिपेंडेंस के साथ चाइना के ऊपर। तो एक तो हम खुद कम बनाते हैं, दूसरा लेते हैं बाहर से, तो किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाइना से। कह रहा है इन दोनों चीज़ों को अगर जुगलबंदी में रख दें होगा क्या। कह रहे जो हाई इन्वेशन है ना, जो बड़ी महत्वाकांक्षा है, इसको अब सपोर्ट किया जाना चाहिए एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी के द्वारा। अब इस बड़े ख्वाब को, चाइना से अपनी डिपेंडेंस को उठाने को और प्रोडक्शन को बढ़ाने को, इस एम्बिशन को आप सपोर्ट कैसे करोगे, एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी को लॉन्च करो, एकदम आक्रामक होकर के आप जो है सोलर पावर के ऊपर धावा बोल दो। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस का सब्जेक्ट एम्बिशन, वर्ब है मस्ट नाउ बी सपोर्टेड। ये नाउ क्या होती है, बीच में एडवर्ब होती है। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर आपने बोला था मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बीच में तो ऑल्सो लगा हुआ है। अरे वो एडवर्ब है, वर्ब के बारे में कुछ बताती है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है, उसको माइंड मत किया करो, है ना। चलो नाउ भी ऐसा ही एडवर्ब ऑफ टाइम। द चाइनीज स्टोरी इज वन ऑफ अ स्टडी राइज फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन 1990s टू वर्चुअल डोमिनेंस थ्रू एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग टॉप टेक्नोलॉजी ग्लोबली, importing critical raw materials such as polysilicon, acquiring solar manufacturers abroad and investing in third countries with ready capability। देखो सेंटेंस लंबा है, पर इससे ज़्यादा टुच्चा सेंटेंस कोई हो नहीं सकता, है ना। अब देखो सिंपल से अगर समझोगे तो एक बार में समझ आओगे। कह रहे चाइना की स्टोरी है, चाइना की स्टोरी है, बस सेंटेंस इतना ही है। अब आगे इसने स्टोरी बताइए क्या स्टोरी है ना। कह रहे चाइना की स्टोरी है एक ऐसी, वन ऑफ, उनमें से एक ऐसी जो कि एक स्टडी राइज की, जो कि एक लगातार से होते हुए तूफान की, उफान की, राइज मतलब चढ़ाव, है ना, लगातार चढ़ाव की। देखो चढ़ाव कहाँ से कहाँ तक लाया चाइना। फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी 1990 में ना के बराबर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से 1990 में चाइना एक सेल भी ठीक से नहीं बना सकता था सोलर एनर्जी का। कह रहा वहाँ से वर्चुअल डोमिनेंस तक एक तरीके से डोमिनेट कर लेने पर, और किस चीज़ को कैसे, एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट के जरिए, थ्रू एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट, और किस काम में, पहचानने में और एक्वायर कर लेने में टॉप टेक्नोलॉजीज को पूरी दुनिया के अंदर। तो एक वक्त था चाइना एक सेल नहीं बना पाता था, बाद में चाइना ने आज डोमिनेट कर लिया है पूरे बाजार को दुनिया के, और इसके पीछे इसका गवर्नमेंट का सपोर्ट। गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करती है और अपने कब्जे में ले लेती है, एक्वायर कर लेती है, पैसा देके खरीद लेती है टॉप टेक्नोलॉजीज को पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा और कैसा, इंपोर्ट करती है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स को सच एज पॉलीसिलिकॉन, और कैसा, एक्वायर कर लेने का काम है जो सोलर मैन्युफैक्चर को अब्रोड पूरी दुनिया के अंदर। तो बाहर के विदेशों के अच्छे अच्छे सोलर मैन्युफैक्चरर्स को चाइना की सरकार खुद एक्वायर कर लेती है। अच्छा और किस काम का, इन्वेस्ट करने का काम है थर्ड कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में, कैसे, रेडी कैपेबिलिटी के साथ इन्वेस्ट करती है। सीधे सीधे सोलर पैनल ले जा करके वहाँ रख देती है, बोलती इतना भाड़ा हमें तुम दोगे या इतना पैसा हम तुम्हारी इंडस्ट्री में इन सोलर सेल्स के बदले जो है कमाएंगे। समझ गए ना। तो चाइना ऐसा था, 1990 में सेल नहीं बनता था एक, आज पूरी दुनिया में सोलर जितनी भी कंपनियां उन सबको इसने खरीद लिया, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है। डोमिनेंस आप जानते हैं, किसी को डोमिनेट करना, है ना, डोमिनेशन जानते हैं ना, आपको कोई डोमिनेट करे, डोमिनेंस। वर्चुअल होता है अनरियल, जो चीज़ वर्चुअल होती है ना, वो चीज़ सच होने के बावजूद सच नहीं होती है। कैसे, आपने मीटिंग ले ली पर मीटिंग वास्तव में नहीं ली। आपने मीटिंग कैसे ली, आपने जूम ऐप के थ्रू मीटिंग ले ली अपने एम्प्लॉयज़ की, आपने एक वर्चुअल मीटिंग ली, आपके एम्प्लॉयज़ जो थे सबके सब आपके पास होते हुए भी आपके पास नहीं थे। समझ गए ना। तो वर्चुअल डोमिनेंस है चाइना की, कहीं पे किसी पत्थर पे नहीं खुदा हुआ चाइना डोमिनेट करता है, पर सबको पता है चाइना डोमिनेट करता है इस मार्केट में। कह रहा है इंपॉर्टेंट, देखो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, आप अभी टाइम दोगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको टाइम देने की जरूरत नहीं होगी। जितना अच्छे से समझ सको समझो, इन स्ट्रक्चर्स पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है इंपॉर्टेंटली, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, द डोमेस्टिक मार्केट वॉज ट्रीटेड विद ग्रेट इंपॉर्टेंस वाइल प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। कह रहा है डोमेस्टिक मार्केट को भी ट्रीट किया गया था बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ, उसको भी बहुत महत्वपूर्णता दी गई, जबकि एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट किया जा रहा था। तो एक्सपोर्टर को भी प्रमोट किया, डोमेस्टिक मार्केट को भी प्रमोट किया। ऐसा नहीं है डोमेस्टिक मार्केट को इन लोगों ने अच्छे से जो है एनकरेज ना किया हो। समझ गए ना। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, पैराग्राफ की तरफ। अब ध्यान देना, यहाँ पे मेरा आप सबसे सवाल है, प्रेजेंट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं लगा हुआ। इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में आएगा आगे, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम आज करेंगे, देखना। कह रहा है जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक प्रेजेंट करती है अ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्लान अ ग्रीन डील। तो पैंडेमिक जो है, महामारी जो है, पेस्टिलेंस जो है, ये बहुत बड़ी बीमारी जो है प्रेजेंट करती है एक बड़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को, एक मौके को हमारे देश इंडिया के लिए कि हम प्लान कर पाएँ ग्रीन डील को। अच्छा भाई कैसे प्लान करना है,
ऑन द लाइन्स ऑफ, उसी लाइन पे चल के, उसी अकॉर्डिंग टू होकर के, उसी के हिसाब से। अच्छा भाई किसके हिसाब से? व्हाट EU हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू, जिस चीज़ को EU ने अपने आप को कमिट किया है, जिस चीज़ को यूरोपियन यूनियन ने भी अपने आप से वादा किया है। तो कह रहा है इंडिया जो है अब बहुत अच्छी ग्रीन डील के लिए तैयार हो सकता है, क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पेंडेमिक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रेजेंट करती है। अब देखो यहाँ पे कॉलम लगा के बता रहा है कुछ और, कह रहा है दैट फ्यूचर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट शुड अलाइन सेल्फ टू एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स। कह रहे ये बात की फ्यूचर ग्रोथ जो है और एम्प्लॉयमेंट है उसको अलाइन करना चाहिए अपने आप को, उसको अपने हिसाब से खुद को रखना चाहिए, और किसके? एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स के, एनवायरमेंटल और हमेशा अपने आप को सस्टेन करने वाले ऑब्जेक्टिव्स के, खास करके पर्टिकुलरली इन एनर्जी प्रोडक्शन के फील्ड में, अवे फ्रॉम डर्टी फ्यूल सच एज कोल, दूर ऐसे ख़राब फ्यूल से जैसा कि बहुत है कोल जो है बड़ा ख़राब फ्यूल है। सेंटेंस रिपीट कर दूं, सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है ये पेंडेमिक तो प्रेजेंट करती है एक अपॉर्चुनिटी को, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से EU ने अपने आप को कमिट किया है, वादा किया हुआ है, अगर हम भी उसको फॉलो करें तो। और कह रहे तो आगे की ग्रोथ है ना और एम्प्लॉयमेंट है, उसको अलाइन करना चाहिए अपने आप को, उसको उसी लाइन में लाना चाहिए अपने आप को उसी हिसाब से ढालना चाहिए, और वो किस हिसाब से? एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ, है ना। एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी मतलब जिसमें आप सस्टेन कर पाएँ, लंबे वक्त तक जिंदा जो है रह पाएँ। करेक्ट, खास करके पर्टिकुलरली एनर्जी प्रोडक्शन में, और कहाँ से दूर? डर्टी फ्यूल से दूर, जैसा कि ये कोल। तो ऐसा हम अगर कर दें, इस तरह से हम अगर अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो इंडिया एक क्रिटिकल जंक्चर पे आज खड़ा है। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स पे आते हैं। ये प्रेजेंट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, कभी नहीं लगता, आपको मैंने करवाया हुआ है। एक बार इसको याद करें, फिर आगे मैं बताऊंगा जब अपने इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं आज, है ना। ऑन द लाइन्स होता है मतलब उसी हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इनको दोनों को, फ्यूचर ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को अलाइन करना चाहिए, अपने उसी रास्ते पे आना चाहिए, लाना चाहिए किसको? अपने आप को। जब ये दोनों हैं, फ्यूचर ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे हमने इटसेल्फ लगाया है, इनको हमने सिंगुलर आइडिया माना है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ को यूज़ किया है ना। अगर ये दो चीज़ें होती तो हम यहाँ लगाते देम सेल्व्स, है ना, देम सेल्व्स। कह रहे देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ टू मेक सोलर एनर्जी अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। कह रहा अब कोई इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता, देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ, आज के मुकाबले इससे बेहतर कोई वक्त नहीं हो सकता मेक करने के लिए, बनाने के लिए सोलर एनर्जी को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जो स्ट्रेटेजिक है, जो कि रणनीति से रिलेटेड है। कैसे बनाना भाई? गिविंग इट एज मच एज इंपॉर्टेंस एज डिफेंस, देते हुए साइमल्टेनियसली इसको उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी महत्वपूर्णता जितने की हम देते हैं डिफेंस को। तो कह रहे जैसे डिफेंस को देते हो वैसे इसको देना शुरू करो, बड़ा अच्छा मौका है, आप इसमें बहुत आगे जा सकते हो, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हो। गिविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस एक्शन है। आपने मेरे साथ पार्टिसिपल की वीडियो देखी है, अगर आप देख चुके हैं, ग्रामर वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। ये गिविंग जो है, जो मैं आपको साइमल्टेनियस एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बता रहा हूँ, इसका मेन एक्शन क्या है? टॉकिंग टू माई मॉम आई वॉज वॉचिंग टीवी, माँ से बात करते हुए अपनी टीवी देख रही थी, या टीवी देखते हुए मम्मी से बात कर रही थी। तो एक काम तो है मम्मी से बात करना, एक काम है टीवी देखना। तो यहाँ पे गिविंग हो गया एक काम साइमल्टेनियस वाला, दूसरा काम कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, क्या टू मेक दूसरा काम है, या इज नाम की लिंकिंग वर्ब दूसरा काम है? इन चीज़ों के सवाल अपने आप से ढूंढेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी। इनको नज़रअंदाज ना करें, यही वो चीज़ें जो आपको और आपके एक टॉपर से आपको अलग करती हैं ना। अपने आप से सवाल पूछ के मुझे बताएं, इसका साइमल्टेनियस एक्शन क्या है? टू मेक यहाँ पे मेन वर्ब है, ये नकारा वर्ब इन्फिनिटिव यहाँ पे मेन वर्ब है, या ये इज नाम की लिंकिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब है। बढ़े आगे, कह रहा है एज द आर्किटेक्ट। अब जो लोग यूँ सोच रहे हैं सर ये साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है, हमने तो सीखा ही नहीं, तो तुम्हें सीखना चाहिए। चैनल पे रखी है प्लेलिस्ट, जाकर के सीख सकते हो। पूरी ग्रामर मैंने इसी तरीके से लॉजिक के साथ समझाई हुई है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जरूर से जाकर के सीखें, है ना। दिखा देता हूँ, ये होम पेज पे रखा है, ये प्लेलिस्ट है, मैं हर सेशन में जरूर बताता हूँ नए लोग जो आते हैं ना। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YIT, इस सीरीज़ को आप पूरा करें। 17 वीडियोज़ हैं, इसमें मैंने 60% ग्रामर 70% करा दी है। ये जब पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद मुझे आप बताना कैसे तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते हैं ना। आप मुझे खुद बताना सर मेरे मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं। चलो, एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच अट्रैक्टेड अबाउट 120 नेशंस एट इट्स लॉन्च, इंडिया नीड्स टू शो लीडरशिप टू एडवांस द मैन्युफैक्चर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। कह रहे के तौर पे, एज के तौर पे, और किस तौर पे? आर्किटेक्ट के तौर पे।
एक जन्मदाता के तौर पे। आर्किटेक्ट क्या होता है, किसी चीज़ का जब आप आर्किटेक्ट बनते हैं ना, तो आपने उस चीज़ को प्लान किया है, उस चीज़ को आपने डिज़ाइन किया है। तो कह रहे एक डिज़ाइनर के तौर पे, मास्टरमाइंड के तौर पे, आर्किटेक्ट के तौर पे। और किसका भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इंडिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मास्टरमाइंड है, इसी ने इसको बनाया था, है ना। कह रहे वो अलायंस है विच जो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है 120 नेशंस को इसकी लॉन्च पे। तो 120 नेशंस ने इसको ज्वाइन भी किया हुआ है। तो कह रहा है ऐसा इसकी अगुवाई में होने के तौर पे इंडिया को ज़रूरत है टू शो, ये दिखाने की, किस चीज़ को भाई, लीडरशिप को। और क्यों, आगे बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए अपने मैन्युफैक्चर को, अपने जो है उत्पाद को, अपने जो है यहाँ के प्रोडक्शन को, और एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, सोख लेने के लिए, अपना लेने के लिए सोलर फोटोवोल्टेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, कहाँ पे, लो एंड मिडिल इनकम जो है कंट्रीज़ के अंदर। तो कह रहे इंडिया जो अगुवाई में है, इसने खुद ने इस अलायंस की रचना की है, आर्किटेक्ट है, इसको ज़रूरत है ये लीडरशिप दिखाए, मैन्युफैक्चर को एडवांस करे, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाए, और लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं, इससे गरीब जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अब्जॉर्प्शन उनसे करवाए, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल को खरीदें। समझ गए सेंटेंस को। अब यहाँ पे आरसी का क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। या इसको और तरीके से अलग से पूछूँ तो यूँ पूछेगा तेरे से आपसे, हु हैज़ डिजाइंड या हु हैज़ बीन लीडिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। तो इस तरीके से आपको हिडन आरसी के क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। एब्सॉर्प्शन होता है किसी चीज़ को सोख लेना, इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है एसिमिलेशन। दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज़ को सोख के अपने अंदर जो है समा लेना। कह द की रिक्वायरमेंट्स आर इंटीग्रेटेड पॉलिसी इज फुली सपोर्टेड बाय स्टेट्स। कह रहे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है ना, वो ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा फुल्ली, पूरे अच्छे तरीके से। तो ये इनकी की रिक्वायरमेंट्स। इंटीग्रेटेड मतलब जो जॉइंट है, कंबाइंड है, एक दूसरे से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडस्ट्री मस्ट गेट help to set up facilities and avail low cost financing, both important elements in China's rise, and be able to invest in intellectual property। करें इंडस्ट्री को मस्ट गेट, इस चीज़ को गेट करना ही चाहिए, इस चीज़ को पाना ही चाहिए। अच्छा भाई किस चीज़ को, हेल्प को, मदद को। अच्छा क्यों, सेटअप करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, फैसिलिटीज़ को। अच्छा और क्या करने को, अवेल करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, किस चीज़ का, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का, कम से कम पैसे में आने वाले लोन का। कह रहे जो कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक थे चाइना के चढ़ाव में, चाइना के राइज में। कह रहा और क्या करना चाहिए इंडस्ट्री को, मस्ट बी। देखो इसी मस्ट के आगे इन्होंने बी लगाया हुआ है, मस्ट यहाँ पे हिडन है। इंडस्ट्री को मस्ट बी होना ही चाहिए एबल, सक्षम इस काम को करने में, इन्वेस्ट करने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। तो इंडस्ट्री को दो काम करने हैं, है ना। इंडस्ट्री को पहले तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ बनाओ और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का फ़ायदा उठाओ, सस्ते ब्याज दरों पे लोन लेकर के जो फैक्ट्रीज को खड़ा करो, और साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारा फॉर्मूला कोई दूसरी कंपनी चाइनीज़ चुरा करके ना ले जाए। अब देख लो सेंटेंस में आने वाला मेन कॉन्सेप्ट अपना, उससे पहले वोकैबुलरी दिखा रहा हूँ। सेटअप करना मतलब इस्टेब्लिश करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्थापित करना, है ना। अच्छा अब देखो मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे आ रहा है। मैंने आज का कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है, ये मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो में आपको करवाया था बहुत अच्छे से। अगर आपने देखा है तो उसको रिवाइज करें, नहीं देखा है तो आज मेरे साथ सीखें। मैं वीडियो यहाँ डाल रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखना, ग्रामर सीरीज के पार्ट है वो। अगर नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको चैलेंज के साथ में मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब इन सेंटेंसेस को देखो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक बार में दिखे सारा, है ना। चलो जस्ट ए मिनट, अब शायद दिख रहा होगा ना। ये कॉन्सेप्ट है, साथ में नीचे सेंटेंसेस हैं, इस सब सेंटेंसेस को आप मुझे सही करके दिखाएं कैसे मैंने इन सेंटेंसेस को गलत बनाया है। चलो सब लोग ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप यहीं पे पॉज करके शांति से ट्राई करें। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो देख ली है, अब देखी नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वीडियो में डाल भी दूंगा अभी यहाँ पे, टाइम मिलने पे देख लेना, नहीं देखे बिना काम नहीं चलेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको कैटेगरी 1 बोलते हैं, जिनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, जब इनके बाद में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा ना हो। अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ इन वर्ब्स में से, तो इन वर्ब्स के बाद में अपने को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। जैसा दूसरी कैटेगरी की वर्ब्स क्या है, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता भी है और कभी नहीं भी आता। कब पता लगेगा आएगा, जब इनके बाद में टू आ रहा हो, क्योंकि ये सब की सब वर्ब्स दो मीनिंग रखती हैं। एक मीनिंग के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, दूसरे मीनिंग में नहीं आता है। जिस मीनिंग में इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है उस मीनिंग के अंदर आपको टू उसके आगे लगा हुआ मिलेगा 99% केसेस में। जैसे रिजाइन करना मतलब कहीं से इस्तीफा दे देना,
पर अगर रिजाइन के बाद में टू लगा दिया, रिजाइन के बाद में टू लगा दिया, इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी से इस्तीफा दे देना, हार मान लेना, समझ गए ना। सबमिट करना मतलब किसी के सामने प्रोजेक्ट को सबमिट करना, पर सबमिट के आगे टू लगा दिया तो मतलब क्या है, आत्मसमर्पण कर देना। अप्लाई करना मतलब किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, किसी जो है किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना। अप्लाई के आगे टू लगा दिया तो मतलब अपनी स्किल्स को अप्लाई करना, अपने आप को किसी जगह जी जान लगाना, है ना। तो जब इनके बाद में टू लगा होगा, सेकंड कैटेगरी वर्ब्स हैं, अपने बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। थर्ड कैटेगरी वर्ब्स है, इनके बाद में कुछ भी लग जाए, इनके बाद में कुछ भी आ जाए, कुछ भी लगा देना तुम, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना, समझ गए ना। तो 3 कैटेगरी ऑफ वर्ब्स हैं, फटाफट से इनको मैं लगा रहा हूँ, है ना। देखो डिटेल में तो वीडियो देख के सीखोगे, यहाँ पे तो मैं मैगी बनाना सिखा रहा हूँ आपको, आप अगर रिवाइज कर सकते हैं तो अच्छी बात है ना। चलो, लेट अस अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। देखो अवेल के बाद में अगर ऑफ नहीं लगा ना तो एक पुरानी स्ट्रक्चर है, लेट अस अवेल द अपॉर्चुनिटी। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, पर ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अवेल वर्ड को इन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जोड़ के ही आपको पूछना है, और ये ऑफ लगा करके ही इस वर्ब को देंगे। अगर इस ऑफ को निकाल दो तो इस वर्ब को बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए आप यूज कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, जनरली ऑफ के साथ में ही आपको एग्जाम में दी जाएगी। लेट अस अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अवेल का मतलब होता है फायदा उठवाना, उठाना नहीं, फायदा उठवाना। अवेल वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, अवेल क्या करना है, ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। किसके हिसाब से लगेगा? जिसके हिसाब से जिसको अवेल करवाना है। हमें अपने आप को करवाना है तो अस के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आवर सेल्फ। सही है ना, आवर सेल्फ सही है ना। लेट अस अवेल आवर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सही है ना। अब याद रखना, आवर और देम, आवर और देम ये दोनों प्लूरल होते हैं, इनके साथ में आवर सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ आएगा, है ना। तो लेट अस अवेल के कारण लेट अस अवेल आवर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये आवर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अवेल नाम की वर्ब के बाद मुझे पता है इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। इसको मैं पेपर में आपको निकाल के दूंगा ताकि आप जो है एरर को फाइंड आउट करें, है ना। इसको आप जो है ढूंढेंगे पेपर के अंदर। अब दूसरा देखो, वन शुड, ये दोनों छोड़ देते हैं, है ना, इन दोनों को मैं लास्ट में करवाऊंगा। आई इंट्रोड्यूस टू ऑल गेस्ट इन द पार्टी। मैंने परिचय दिया सभी गेस्ट को पार्टी के अंदर। भाई किसका दिया? अपनी बीवी का दिया, अपने बच्चे का दिया, अपने बॉस का दिया, अपने भाई का दिया, अपने वेटर का दिया। पार्टी के अंदर किसका परिचय दिया? किसी का नाम नहीं आ रहा सर। इसका मतलब है इंट्रोड्यूस को एक वर्ब चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो आई ही इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने अपने आप का परिचय दिया, तो आई के हिसाब से क्या लगाऊंगा? माई सेल्फ। लेट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द गेस्ट इन द पार्टी। अब अगला सेंटेंस देखो, आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर टू ऑल द गेस्ट इन द पार्टी। अगर आपको गलत करना होगा, आप रट्टे वाले आदमी हो, तो आप क्या करोगे? इंट्रोड्यूस के बाद फिर से लगा दोगे, क्या लगा दोगे? माई सेल्फ को। सर आपने बताया इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा एक जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब ध्यान देना, इस इंट्रोड्यूस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल चुका है माई ब्रदर। मैंने किसको इंट्रोड्यूस किया? मेरे भाई को। जब मेरे भाई को मैंने ब्रदर को एक ऑब्जेक्ट बना के इस वर्ड का डाल दिया ना, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगा देना। हमें इन वर्ब्स को ना, कैटेगरी 1 की वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट देना है। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब आप ऑब्जेक्ट दे दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। आई कैन नॉट सेटिस्फाई विद द मनी अलोन, यू कैन नॉट सेटिस्फाई विद द मनी अलोन। तुम संतुष्ट नहीं हो सकते हो मनी के, जो है सिर्फ मनी के दम पर। तुम्हें और भी बहुत चीज़ें चाहिए, मनी अलोन जो है तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। भाई संतुष्ट किसको करना है? तुम्हें अपने आप को करना है। यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर सेल्फ, है ना। योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ भी हो सकता है। अगर सिंगल है तो सेल्फ, प्लूरल तो योर सेल्फ। समझ गए ना। तो इन वर्ब्स को हमेशा आपको ऑब्जेक्ट देना है। अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपकी वहीं पे जो है एरर बन जाएगी। अगला देखो, नो ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड हैज़ बीन एबल टू सेटिस्फाई हिज क्रिटिक्स। दुनिया में कोई भी ग्रेट मैन नहीं है जो अपने क्रिटिक्स को सेटिस्फाई करने में कामयाब रहा हो। यहाँ पे सेटिस्फाई के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस केस के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेटिस्फाई के बाद में नहीं आएगा। तो कैटेगरी 1 की वर्ब को हमेशा ये ध्यान देना है, अगर इनका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेटिस्फाई, जैसे कोई भी वर्ब है ऑब्जेक्ट आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे चिपका मत देना। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई एंजॉयड हर कंपनी इन द पार्टी। एंजॉय वर्ब कौन सी है? सर कैटेगरी वर्ब में से, कैटेगरी 1 में से, तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। कोई और एडजेक्टिव, कोई और दूसरा इसको मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। तो फटाफट से आई के हिसाब से माई सेल्फ जो है आप यहाँ पे फिट कर देंगे। किसको एंजॉय किया? भाई अपने आप को एंजॉय किया, मैंने खुद को एंजॉय किया पार्टी के अंदर, है ना। अच्छा दूसरा देखो, मैंने एंजॉय किया उसकी कंपनी को, मैंने मजा लिया उसकी कंपनी का, उसके साथ का पार्टी के अंदर। यहाँ पे एंजॉय को ऑब्जेक्ट मिला हुआ है कंपनी नाम का, यहाँ पे मुझे माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 1 की वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए एक,
नहीं ऑब्जेक्ट हो तभी आप घुसाएंगे, अदरवाइज नहीं घुसाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। दे कंसंट्रेटेड देमसेल्फ ऑन द टास्क, कौन सी वर्ब है? कैटेगरी 2 की। ये क्या कहती है? इन वर्ब्स के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाओ, कंसंट्रेट के बाद में ऐसा मत लगाओ आई कंसंट्रेटेड माई सेल्फ, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया? उन्होंने कंसंट्रेट किया अपने आप को टास्क के ऊपर, टास्क के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस डाला, कंसंट्रेट किया, लेकिन कंसंट्रेट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। दे कंसंट्रेटेड ऑन द टास्क। मूव योर सेल्फ सेट द एंग्री सर्जेंट टू द सोल्जर, एंग्री सर्जेंट ने सोल्जर को बोला अपने आप को हिलाओ, है ना, थोड़ा आगे बढ़ो। मूव के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, तो यहाँ पे योर सेल्फ को मैं निकाल दूंगा। तो मेरा आइडिया ये है, आपको तीनों कैटेगरी की वर्ब्स को याद करना है ताकि आपको मालूम चले किन के बाद में यूज़ करना है, किन के बाद में यूज़ नहीं करना। ये देख लो, शी कुड नॉट एडजस्ट टू द न्यू शेड्यूल, वो एडजस्ट नहीं कर पाई नए शेड्यूल से। एडजस्ट कहाँ पे आती है? कैटेगरी 2 में से। कहाँ पे है? कैटेगरी 2। एडजस्ट के बाद में 2 भी आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो एडजस्ट का मतलब है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। शी कुड नॉट एडजस्ट हर सेल्फ टू द पार्टी। समझ गए ना? 2 आने की वजह से मुझे पता लगा यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली वर्ब मिली हुई है कैटेगरी 2 की। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन बचे हैं 2, उसके बाद आप क्विज करेंगे। इन क्वेश्चंस में एडिशनल एरर भी है, इनको करके देखते हैं। वन शुड नॉट प्राइड ऑन हिज गुड लुक्स। प्राइड क्या है भाई? फर्स्ट कैटेगरी की वर्ब है। फर्स्ट कैटेगरी की वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, प्रपोजिशन आ रही है। तो वन के हिसाब से यहाँ पे लग जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ। वन शुड नॉट प्राइड वन सेल्फ। अच्छा, किसके गुड लुक्स पे? हिज आएगा या वन आएगा? वंस गुड लुक्स, है ना। पता है ना आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे काम करता है? उसके हिसाब से पॉजेसिव केस आता है, उसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव केस आता है। यहाँ पे हिज सेल्फ नहीं, हिमसेल्फ नहीं, यहाँ पे हिज नहीं, वंस आएगा। अगला सेंटेंस देखो, इसमें गलती है, सेकंड वाले सेंटेंस को पकड़ना। वन ऑफ द गर्ल्स प्राइडेड ऑन हिज गुड लुक्स, यहाँ पे हर लगा देता हूँ गर्ल्स के हिसाब से, ऑन हर गुड लुक्स। क्या करूँ मैं यहाँ पे? प्राइडेड के बाद में सर आपने बताया था वन सेल्फ, तो वन सेल्फ लगा दो क्योंकि वन को ऑब्जेक्ट चाहिए, और हर की जगह वंस लगा दो क्योंकि इसकी जगह यहाँ पे हमें पॉजेसिव चाहिए। अब ध्यान देना, ये वन अलग है, ये बता रहा है लड़कियों में से एक लड़की ने। अब हमें पता लग गया जेंडर उसका। पहले केस में जेंडर नहीं पता लग रहा था तो वन को यूज़ कर रहे थे, दूसरे केस में जेंडर पता लग गया, अब यहाँ पे वन नहीं लगेगा, यहाँ पे लड़कियों के हिसाब से लगेगा हर सेल्फ, और ऑन के बाद में लिखेगा हर गुड लुक। समझ गए ना? तो वन 2 तरह से काम करता है, ऐसा नहीं है आप वन के लिए हमेशा वन सेल्फ लगाएंगे। अगर वन से जेंडर डिसाइड कर लिया आपने ऑफ लगा के, तो जेंडर के हिसाब से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो है ना जो पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करें। समझ गए होंगे आई थिंक। फटाफट से इस क्विज को आप आज के सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स को मैं थोड़ी देर के अंदर यहीं पे अपडेट करूंगा फर्स्ट कमेंट के अंदर। एक आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, अच्छे डिटेल में देख लेना। ये मैंने आपको सिर्फ फटाफट से बताया है, शायद आधे घंटे की वीडियो है डिटेल के अंदर, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा, यही क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एसएससी बैंक्स के, इनको मिस ना करें आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम शुड ऑल्सो लुक एट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिप्लॉइंग सोलर इनोवेटली। कह रहा है फॉरवर्ड लुकिंग जो प्रोग्राम होता है ना, आगे बढ़ करके फ्यूचर के बारे में देखने वाला कोई प्रोग्राम होता है, उसको साथ ही साथ लुक करना चाहिए उभरते हुए रुझानों पे, ट्रेंड्स पे डिप्लॉय करने में सोलर को इनोवेटली। तो जैसे दुनिया भर डिप्लॉय कर रही है, काम में लगा रही है सोलर एनर्जी को, वैसे ही एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम को भी वही काम करना चाहिए, सब तरह के जो ट्रेंड्स को देखना चाहिए। कह रहे दीज इंक्लूड न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज एस्थेटिक फोटोवोल्टेनिक विंडो एंड रूफ टाइल्स फॉर बिजनेस, मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स एंड ग्रेटर यूज ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स टू डिप्लॉय मोर पैनल्स। कह रहे ये जो है ना अप्रोच, ये जो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम है, इसको क्या चीज़ इंक्लूड करती है इसमें? दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है नई तो टेक्नोलॉजीज, है ना, नई तो तकनीक, जैसे कि एस्थेटिक फोटोवोल्टेनिक विंडो, है ना, ऐसी विंडो होगी आपके कमरे की जो दिन भर बिजली पैदा करेगी, फोटोवोल्टेनिक विंडो। एस्थेटिक मतलब देखने में सुंदर। और रूफ टाइल्स होंगी फॉर बिल्डिंग्स, आपके छत पे ऐसी टाइल्स लगेंगी जिसमें फोटोवोल्टेनिक सेल पड़े होंगे। और मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स होंगी, ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगी जो कि बाहर से सोलर सेल का काम करेंगी, अंदर जो है आप गरीब लोगों को ठहरा भी सकते हैं, मल्टी रोल होगा उनका। और ग्रेटर यूज होगा रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स का, आपके घरों और दुकानों का डिप्लॉय करने के लिए, लगाने के लिए, और पैनल्स को। तो ऐसी अप्रोच हमें चाहिए, इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉय करना मतलब काम पे लगाना, किसी चीज़ को एंगेज करना, यूटिलाइज करना, टैप करना, डिप्लॉय करना। कह रहा रैपिड प्रोग्रेस रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू एड कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। कह रहे जो फटाफट होती प्रोग्रेस है ना, हेस्टेंट जो प्रोग्रेस है, हेस्टी, जो बहुत ही तेज है, क्विक है,
कह रहा है ऐसी प्रोग्रेस ज़रूरत पड़ती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की, एक रणनीति में बदलाव की। और क्यों? एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, घरेलू स्तर पे एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को जो कॉम्पिटिटिव भी हो, जो दुनिया भर में सबसे टक्कर ले सके। तो ऐसी रैपिड प्रोग्रेस के लिए इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की। रैपिड वर्ड कल आया था, रात वाली हमने संडे बूस्टर में देखा था। हेस्टी होता है, एक्सपीडिशियस होता है, क्विक होता है, रैपिड होता है, सबका मतलब होता है तेज़ी से, जल्दी जल्दी। इसके एंटोनिम थे लेथार्जिक, लैकेडेसिकल, जो बहुत ही धीमा हो, लेथार्जिक हो, लैकेडेसिकल हो। अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फटाफट से अपने आंसर्स को अपडेट करें आज के कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। जरूर से एक लाइक दें वीडियो को और एक शेयर दें सोशल मीडियाज़ पे। आपके शेयर देने से बहुत हेल्प मिलती है मुझे चैनल को ग्रो करने में। फिर इजाज़त लूँगा कल सुबह तक के लिए। साइनिंग आउट।